हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसी डीवीजी। मैं रविंदर सर। आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। इससे पीछे हम केमिस्ट्री का 2 वीडियोज अपलोड किए थे। वो आपका था एसिड बेस साल्ट चैप्टर का 2 वीडियोज, और ये जो है तीसरी वीडियोज होंगे एसिड बेस साल्ट चैप्टर का। तो इससे पहले हम 2 वीडियो डाले थे, जो नहीं देखे हैं ये 2 वीडियोज आप लोग उसको देख लीजिए। अब ये तीसरी वीडियो जो है, तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम पीएच स्केल की बात किए थे। तो पीएच स्केल क्या होता था? 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल अरी क्या होता है? 7। मध्य में क्या होता है? 7। तो पीएच स्केल में हम पढ़े थे 0 से 7 तक को क्या कहते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिड होते हैं। और 7 से 14 तक क्या होते हैं? बेस होते हैं, ये बेसिडिक नेचर के होते हैं। पीएच स्केल, तो पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन। सोरेनसन ने किया था। कब किया था? तो 1909 भी मान सकते हैं या 1913 भी। कभी कभी ऑप्शन में आपको 1913 भी आ सकता है, ऐसे 1909 है तो आपको याद रखना 1909, लेकिन कभी कभी एग्जाम में 1913, दोनों में से जो ऑप्शन है वो आप चूज कर लीजिए। तो 0 से 7 तक जो होते थे जिस पदार्थ का नेचर, वो क्या होते थे? अम्ल होते थे। और जो 7 से 14 होते थे वो क्या होते थे? भस्म होते थे। और 0 से 7 जो थे उसे 2 भाग में बांटा गया था। कहते 0 से 3.5 और 3.5 से 7। मार्कर चेंज कर लेते हैं, रुकिए। 0 से 3.5 और 3.5 से 7। तो 0 से 3.5 ये जो होते थे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये जो आपको होते 3.5 से 7 थे वीक एसिड होते थे, वीक एसिड। इसी प्रकार भस्म में भी हम पढ़े थे 7 से लेकर 10.5 और 10.5 से लेकर 14। तो ये क्या होते थे? वीक बेस होते थे, वीक बेस होते थे। और ये क्या होते थे? स्ट्रॉन्ग बेस होते थे। तो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड पूछे तो 0 से 3.5 रहेगा, जिसका पीएच मान वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसका पीएच मान 3.5 से 7 होगा वो क्या होगा? वीक एसिड होगा। जिसका पीएच मान 7 से 10.5 के बीच होगा वीक बेस होगा। जिसका पीएच मान 10.5 से 14 होगा वो कौन होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यही चीज़ हम पढ़े थे पिछले क्लास में। इससे डिटेल्स में आप वो पिछले क्लास का वीडियो देखकर देख लीजिएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड 0 से 3.5 के बीच होता है तो कौन कौन था? तो पहला बताए थे हम HCl, जिसका पीएच मान क्या होता है? 0, सबसे स्ट्रॉन्ग होता। दूसरा क्या था? H2SO4, जिसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है, या ऐसे भी माना जाता है 0 से 1 के बीच में भी माना जाता है उसे। तीसरा क्या बताए थे? HNO3। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? जिसका पीएच मान 1.5। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, जिसका पीएच मान 0। H2SO सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जिसका पीएच मान 1 या 0 से 1 के बीच में होता है। HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, जिसका पीएच मान क्या होता है? 1.5। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH होता है, जिसका पीएच मान 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच मान क्या होता है? 12.5। तीसरा हम जाने थे NaOH पहला 14 होता है पीएच मान। दूसरा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 12.5। उसके बाद MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे, जिसका पीएच मान होता है 10.5। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इस स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, HCl के बारे में पढ़ेंगे, H2SO4 के बारे में पढ़ेंगे, HNO3 के बारे में। तो आज की टॉपिक मेरा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए हम चलते हैं आगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है HCl हैं, उसके बाद H2SO4 HNO3 के बारे में पढ़ेंगे, उनके बाद कुछ वीक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में पहला कौन है आपका? HCl, पहला HCl, या इसे आप कह सकते हैं
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हिंदी में सेम नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इनका और अन्य नाम है। अब अन्य नाम इसका क्या है देखिए, म्यूरेटिक अम्ल, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं म्यूरेटिक एसिड, या उसे आप कह सकते हैं खनिज अम्ल, खनिज अम्ल भी कह सकते हैं। तो HCl का केमिकल नेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या उसे कॉमन नेम क्या होता है म्यूरेटिक अम्ल उसे कहा जाता है, या खनिज अम्ल भी कहा जाता है। इसकी pH की मान की बात करें तो pH मान क्या होता है 0 होता, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता। इसका क्या काम होता अम्लराज बनाने में, अम्लराज, अम्लराज, अम्लराज अब देखिए किससे किससे मिलता है। अम्लराज आपको HCl प्लस HNO3, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं H2SO4। तो इनका काम होते हैं, HCl का काम अम्लराज बनाने में दे दीजिए, बनाने में, अम्लराज बनाने में। तो अम्लराज बनाने में कौन कौन चीज़ की आवश्यकता पड़ता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या है नाइट्रिक, नाइट्रिक अम्ल। ये जो बनता है प्रोडक्ट HCl प्लस HNO3 से बनने वाले प्रोडक्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अम्लराज कौन कौन चीज से बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक HCl और नाइट्रिक अम्ल क्या HNO3, दोनों के मिलाने पर क्या बनता है अम्लराज, जिसे H2SO4 कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका जो होता है ना 3 मोल रहता है और ये क्या होता है 1 मोल होता है। तो किस अनुपात में मिलाया जाता है 3:1 में मिलाने पर क्या बनता है अम्लराज। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं अम्लराज क्या होता है। देखिए अम्लराज क्या होता है। अम्लराज, अम्लराज का एक नाम और होता है शाही पानी कहा जाता है। अभी हम क्या देखें HCl और HNO3, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, दोनों के मिलाने पर H2SO4 बनता है, मतलब अम्लराज। अम्लराज मतलब क्या अम्लों का राजा, अम्लों का राजा होता है। इसका 3 मोल रहता है, इसका 1 मोल। तो क्या किस अनुपात पे, तो 3:1 में मिलाने पे क्या बनता है अम्लराज। तो अम्लराज का यूज क्या है सो थोड़ा देखिए आप। इसका यूज होता है अक्रिय धातु, अक्रिय धातु, अक्रिय धातु, जैसे आपका अक्रिय धातु मतलब नोबल मेटल भी आप कह सकते हैं। चलिए लिख देते हैं नोबल मेटल, नोबल मेटल। जैसे आपका हो गया Ag मतलब क्या चांदी, Au मतलब क्या सोना, Pt मतलब क्या प्लेटिनियम। ये सब क्या है Ag Au Pt घुलनशील होते हैं। तो आपको कहेगा अम्लराज में कौन सी धातु घुलनशील होते हैं, तो अक्रिय धातु। कौन कौन है Ag Au Pt घुलनशील, घुलनशील होता है। तो क्या समझे अम्लराज, अम्लराज कौन कौन चीज से मिलकर बनता है, तो HCl और HNO3। HCl का 3 मोल, HNO3 का कितना मोल होगा 1 मोल होगा। उनके बाद अम्लराज का क्या यूज होता है अक्रिय धातु, अक्रिय धातु मतलब क्या नोबल मेटल, जैसे चांदी हुआ, सोना हुआ, प्लेटिनम हुआ, इस सब को क्या करता है गलाने में उनका सहायता लिया जाता है। चलिए HCl के बारे में और कुछ देखिए। HCl आपका खाना पचाने में भी सहायक करते हैं, खाना पचाने, खाना पचाने
अब खाना पचाने में सहायक होता, खाना पचाता नहीं है, खाना पचाने में सहायक होता है। वो खाना नहीं पचाता है, खाना पचाने में। खाना आपको जठर रस पचाता है, वो जठर रस में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। एंजाइम पचाता है खाना, जिसमें वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं। HCl कहाँ होते हैं, पेट में या अमाशय में, अमाशय में पाया जाता है। क्या कहाँ होते हैं, पेट मतलब अमाशय में पाया जाता है, जो क्या होता है, खाना पचाने में सहायक होते हैं। और HCl को हार्मोन भी कहा जाता है, HCl को हार्मोन भी कहा जाता है। अब हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बाय बर्थ मिलता है, जन्म से। जो चीज़ हमें बाय बर्थ जन्म से मिले उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन। तो HCl को क्या कहा जाता है, हार्मोन भी कहा जाता है। तो क्या समझे HCl में, तो सबसे पहली बात HCl में क्या हो, खाना पचाने में वो सहायक होते हैं। खाना पचाते नहीं है, पचाने में सहायक होते हैं, क्योंकि एंजाइम खाना पचाते हैं। एंजाइम जैसे जठर रस, जठर रस में HCl होते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। और HCl को क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि वो हमें जन्म से ही मिलता है, बाय बर्थ ही मिलता है। तो चलिए, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड समाप्त हो गया। अब देखिए दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा हमको पढ़ना है H2SO4 के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, या आप लिख सकते हैं इंग्लिश में सल्फ्यूरिक एसिड, कोष्ट में कर देते हैं। इनका अन्य नाम देखिए क्या क्या है। सबसे पहले उसे कहा जाता अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। दूसरी बात कहा जाता है रसायनों का राजा, का राजा। तीसरी बात इसे कहा जाता है तेल का थोथा, तेल का थोथा। और कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है ऑयल विट्रियोल, ऑयल विट्रियोल। तो क्या समझे, H2SO4 को क्या कहते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अम्लों का राजा कहा जाता है, रसायनों का राजा कहा जाता है, तेल का थोथा कहा जाता है, ऑयल विट्रियोल। इसका pH मान जो होता है आपका 0 से 1 के बीच में, ऐसे 1 माना जाता है। इसका pH मान होता है 0 से 1 के बीच में, ऐसे उसे क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। समझ गए। इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है। देखिए बैटरी एसिड क्यों कहा जाता है, बैटरी एसिड, बैटरी जानते हैं, जो बैटरी में पानी डालते हैं, वही बैटरी एसिड भी कहा जाता है। अब बैटरी एसिड में क्या होता है, देखिए आसुत जल, आसुत जल जिसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। पिछले क्लास में बात किए थे इनके बारे में। नेक्स्ट देखिए, आसुत जल और H2SO4 होता है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। आसुत जल इसमें 32% होते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं 38%। बैटरी में जो पानी दिया जाता है उसमें 62% आसुत जल होता है, केवल 38% क्या होता है, H2SO4, जिसके कारण इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है। और इसका यूज क्या होता है, अग्निशामक यंत्र में भी, अग्निशामक यंत्र। H2SO4 का काम कहाँ होता है, अग्निशामक यंत्र में। अब अग्निशामक यंत्र में कैसे होता है, देखिए एक सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में आपको NaHCO3 रहता है, एक सिलेंडर और रहता है, इसके अंदर एक चेंबर होता है, इसमें 2 बॉक्स होता है। एक में आपको NaHCO3, NaHCO3 क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या उसे आप बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं, खाने वाले सोडा भी कह सकते हैं। तो उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं NaHCO3 के। और इसमें H2SO4 रहते हैं। एक सिलेंडर होता है, इसमें 2 चेंबर होता है, एक में क्या होता है NaHCO3, एक में क्या होता है H2SO4। जब उस पर प्रेस किया जाता है तो ये दोनों निकलता है। जब निकलने के बाद दोनों आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Na2SO4, मतलब Na2SO4 सोडियम सल्फेट
और प्लस क्या निकलता है H2O, और प्लस क्या निकलता है CO2। रिएक्शन होने के बाद Na2SO4 निकलता है और प्लस H2O प्लस CO2 निकलता है। तो जब CO2 निकलता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन का कनेक्शन काट देता है। अब देखिए क्या, आग लगने के लिए क्या क्या चाहिए। आग लगने के लिए हमें पहली बात ईंधन चाहिए, आग लगाने के लिए कहीं क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। दूसरी बात ऑक्सीजन चाहिए। तीसरी बात ज्वलनशील तापमान चाहिए, मतलब ज्वलनशील ताप, जिस तापमान पर कोई पदार्थ जलता है, ये तीन चीज चाहिए। तो ऑक्सीजन का ये क्या होता है, जब CO2 क्या होता है, एक भारी गैस होता है, जब CO2 इससे बाहर निकलता है ना, तो आग जो लगा रहता है उनके ऊपर आकर CO2 क्या होता है, चारों साइड फैल जाता है। जब चारों साइड फैल जाता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, अंदर नहीं जा पाता है, और जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, आग बुझ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन का कनेक्शन क्या होता है, काट देता है। तो समझ गए, एक चेंबर होता है जिसमें H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और एक NaOH जो सोडियम बाइकार्बोनेट आप कहते हैं, जो खाने वाला सोडा है। जब दोनों रिएक्शन करता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ऑक्सीजन का कनेक्शन काट देता है और आग क्या होता है, बुझ जाता है। ये पहले ऐसा किया जाता था, लेकिन आजकल तो डायरेक्ट क्या किया जाता है, सिलेंडर में CO2 भर दिया जाता है। पहले CO2 डायरेक्ट नहीं भर पाता था। तो H2SO4 का यूज कहाँ होता है, आपकी अग्निशामक यंत्र में भी होता है। इसे बैटरी एसिड भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं, रसायनों का राजा भी कहते हैं, तेल का तोता भी, या ऑयल पेट्रोल इंग्लिश में पूछ सकता है। समझ गए। चलिए, और इनका यूज देखिए क्या होता है। इसका यूज एक होता है अम्ल वर्षा कराने में, अम्ल वर्षा कराने में, अम्ल वर्षा कराने में। H2SO4 का यूज क्या होता है, अम्ल वर्षा कराने में। मानसून की पहली बारिश, ऐसा माना जाता है कि मानसून की पहली बारिश में होता है क्या, H2SO4। समझ गए। सल्फ्यूरिक एसिड, मानसून की पहली बारिश, जब मानसून की पहली बारिश होंगे उसमें H2SO4 आता है, इसलिए कि बोला जाता है कि मानसून की पहली बारिश में भीगने के लिए नहीं तो स्किन कैंसर हो सकता है। अब बारिश देखिए कैसे कराता है। अब देखिए हमारे यहाँ, हमारे वातावरण में SO2 और NO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो गैस होता है। ये गैस क्या होता है, H2O भाप बनकर, जब वातावरण गर्म होता है तो जल भी होता है यहाँ, वो भाप बनकर कहाँ होता है, ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो SO2 है और H2O जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, H2SO4 बनाता है, H2SO4। इसी प्रकार NO2 क्या होता है, जब भाप बनकर ऊपर उड़ता है, H2O मतलब वेपर वाष्प बनकर, तो क्या बनाता है, HNO3। अब ये जल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, HNO3, और ये क्या बनाता है, H2SO4। तो H2SO4 और HNO3 यही दोनों क्या होता है, बारिश के रूप में क्या होता है, भूमि पर गिरता है बारिश के रूप में। तो HNO3 और H2SO4 ही बारिश के रूप में गिरता है, और ये दोनों क्या है, आपकी गैस है, और ये दोनों क्या है, आपकी एसिड है। तो ये दोनों एसिड, तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि कौन एसिड बारिश कराता है, तो कौन कौन कराता है, H2SO4 और HNO3। H2SO4 मतलब क्या समझे, सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 क्या समझे, नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलकर क्या करता है, बारिश कराता है। और कौन गैस मिलकर बारिश कराता है, तो SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर क्या कराता है, बारिश कराता है। तो लेकिन इसमें पूछा जाएगा प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रमुख घटक आपको होते हैं H2SO4 और SO2, ये प्रमुख घटक होते हैं, प्रमुख घटक। अब प्रमुख घटक का अर्थ क्या समझे, मतलब प्रमुख भूमिका निभाने वाला। कहेगा कौन गैस, प्रमुख कौन गैस है जो वर्षा कराता है, अम्ल वर्षा, तो क्या कहते हैं हम, H2SO4। सॉरी, प्रमुख कौन एसिड है जो अम्ल वर्षा कराते हैं, तो क्या कहेंगे, H2SO4। या पूछेगा प्रमुख कौन गैस है जो अम्ल वर्षा कराते हैं, तो क्या, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। ये 2/3 भाग होते हैं बारिश में, ये दोनों 2/3।
2/3 और ई जो होते हैं क्या 1/3 होते हैं। ई वाला पोर्शन जो होते हैं 1/3 ही होते हैं। ये 2/3 भाग होते हैं 1/3। इसीलिए आपसे पूछा जाए कि अम्ल वर्षा में का प्रमुख गैस एसिड कौन है तो H2SO4 और प्रमुख गैस कौन है तो SO2 है। ये दोनों 1/3 के रूप में होता है 2/3 के रूप में। तो क्या समझे अम्ल वर्षा कौन कराता है H2SO4 भी कराता है और HNO3। लेकिन प्रमुख गैस क्या होता है H2SO4। प्रमुख एसिड कौन होता है H2SO4। लेकिन गैस की बात करें तो क्या कहेंगे SO2। ऐसा माना जाता है मानसून की पहली बारिश में। तो pH मान कितना होता है अम्ल वर्षा के तो 5.6 से कम होता है। अगर पूछा जाए अम्ल वर्षा के pH मान कितना होता है तो क्या कहेंगे 5.6। तो क्या समझिए अम्ल वर्षा कराने में भी इनका यूज होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एसिड के बारे में। ये दूसरा पढ़ लिए। तीसरा है नाइट्रिक एसिड। तीसरा है नाइट्रिक एसिड। इसे आप क्या कह सकते हैं तीसरा HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल या हिंदी में भी उसे नाइट्रिक अम्ल हिंदी में, इंग्लिश में नाइट्रिक एसिड लिख सकते हैं। चलिए इनका क्या क्या काम है तो सबसे पहला काम तो आप समझे इसका कि अम्लराज बनाता है। पहला काम इसका क्या था अम्लराज, राज बनाने में। नहीं अम्लराज में कौन कौन अभी जस्ट पढ़े थे HCl और क्या आते थे HNO3 3:1 में। दूसरा काम अम्ल वर्षा में भी सहायक होते हैं। अम्ल वर्षा में भी जस्ट पढ़े। दूसरा काम क्या होता है अम्ल वर्षा में। तीसरा काम क्या है इनकी विस्फोटक पदार्थ बनाने में। तीसरा काम क्या है विस्फोटक पदार्थ है। जैसे अब विस्फोटक पदार्थ की बात करें तो विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT RDX जानते होंगे, ये सब क्या है एक विस्फोटक पदार्थ। तो देखिए TNT क्या होता है TNT, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ट्राई नाइट्रो टॉल्विन ट्राइनाइट्रोटॉल्विन होता है। अगर इसकी फार्मूला की बात करें ट्राइनाइट्रोटॉल्विन तो फार्मूला C7H5N3O6 होता है। इसका खोज किसने किया था तो इसका खोज किया था जूलियस विल्ब्रांड। इसका खोज किया था जूलियस विल्ब्रांड। तो क्या समझे आप HNO3 क्या नाइट्रिक अम्ल जो अम्लराज बनाने में भी काम होता है। HCl और HNO3 से अम्लराज बनता है। अम्ल वर्षा में भी विस्फोटक पदार्थ बनाने में जैसे TNT RDX ने RDX होता है। TNT मतलब ट्राइनाइट्रोटॉल्विन होता है। C7H5N3O6 होता है। खोज किसने किया था जूलियस विल्ब्रांड ने किया था इनका। चलिए अब RDX क्या होता है देखिए, यहाँ जगह नहीं यहाँ लिख देते। देखिए क्या RDX थोड़ा नीचे लिख देते। RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इनका फार्मूला होता है C3H6N6O6 होता है। C3H6N6O6 इसका खोज किसने किया था तो खोज किया था जॉर्ज पैट्रिक हैनिंग। इनका खोज किसने किया था जॉर्ज पैट्रिक हैनिंग। तो क्या समझे इसमें HNO3 के बारे में तो HNO3 को हम क्या करते हैं नाइट्रिक अम्ल। सबसे पहला इसका यूज किस में होता है अम्लराज बनाने में। किसके साथ HCl के साथ। 3 मोल HCl होते हैं तो 1 मोल क्या होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। दूसरी बात अम्ल वर्षा में इसका यूज होता है। तीसरी विस्फोटक पदार्थ बनाने में जैसे विस्फोटक पदार्थ TNT होता है RDX होता है। TNT क्या होता है थोड़ा जानिए। TNT होता है ट्राइनाइट्रोटॉल्विन
इसका फार्मूला होता है C7H5N3O6। अब TNT का खोज किसने किया था? तो TNT का खोज किसने किया था? जूलियस विल्ब्रांड ने किया था। इसी प्रकार देखिए RDX। RDX क्या होता है? रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव। तो रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव, अगर इनका फार्मूला पूछे तो क्या कहेंगे? C3H6N6O6। खोज किसने किया था? जॉर्ज पैट्रिक हेनी। तो आपका HNO3 खत्म हो गया, HCl भी खत्म हो गया, H2SO। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़े थे, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड अब खत्म हो गए। इनके अलावा हम कुछ अन्य एसिड के बारे में जानेंगे जो वीक एसिड सब भी हैं, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम कुछ अन्य एसिड के बारे में जानेंगे। कुछ अन्य एसिड, अन्य अम्ल के बारे में। जैसे पहला लैक्टिक अम्ल। पहला क्या समझे? लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल कौन चीज में होते हैं? सब जानते होंगे, खट्टे दूध दही, या दूध, खट्टे दूध दही में होते हैं। लैक्टिक अम्ल क्या होता है? खट्टे दूध और दही में होते हैं। इनका यूज क्या होता है? उनका यूज होता है आपका लोशन और क्रीम में, लोशन और क्रीम बनाने में। इसका यूज होता है लोशन और क्रीम बनाने में। दूसरा एसिड पढ़ते हैं हम कार्बोनिक अम्ल। इंग्लिश में लिखिएगा तो लिख सकते हैं CARBONS, कार्बोनिक एसिड। अभी कार्बोनिक एसिड कहाँ होता है? तो ये आपको पाया जाता है पेयजल या सोडा वाटर, पेयजल या सोडा वाटर, या ठंडा के बोतल में, ठंडा बोतल। तो आपसे पूछा जाएगा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में कौन एसिड होते हैं? तो हम क्या कहेंगे? कार्बोनिक अम्ल। या इनका फार्मूला जानिएगा तो H2CO3, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा कोल्ड ड्रिंक में, ठंडा आप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, इन सब में कौन एसिड होता है? तो कार्बोनिक अम्ल होता है, H2CO3। समझ गए? पेयजल और सोडा वाटर। तीसरी अम्ल हम जानते हैं टार्टरिक अम्ल। अब टार्टरिक अम्ल जानिए किस में होता है? तो टार्टरिक अम्ल आपकी इमली में होता है, इमली में। टार्टरिक अम्ल क्या होता है? इमली में होता है। उनका क्या काम होता है? बेकिंग सोडा जानते होंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का कड़वा कम करने में। अब बेकिंग सोडा आप खाने वाला सोडा जानते होंगे, जब आप कचौड़ी खाते होंगे उसमें डाल देते होंगे तो बहुत फूलता होगा वो। तो यही, तो बेकिंग सोडा की कड़वा, वो काफ़ी कड़वा होता है। तो जिसके लिए इमली, इमली मतलब टार्टरिक अम्ल। जब केक देखते हैं कितना ज़्यादा फुला रहता है, तो केक में क्या यूज किया जाता है? बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा अगर ज़्यादा मात्रा में यूज करेगा तो केक क्या हो जाएगा? कड़वा लगेगा खाने में। जिसके लिए इसमें कौन अम्ल मिला दिया जाता है? टार्टरिक अम्ल। जिसके लिए वो क्या होते हैं? स्वादिष्ट हो जाते हैं, कड़वा का स्वाद उसमें नहीं होते। तो टार्टरिक अम्ल का यूज किस में होते हैं? बेकिंग सोडा में। अब चौथा देखिए बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं, बेंजोइक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल कहाँ होते हैं? तो बेंजोइक अम्ल आपको घास में होते हैं, घास में। इनका काम होता है खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना, खाद्य सामग्री को सुरक्षित। तो बेंजोइक अम्ल क्या होता है? घास में होता है। इनका क्या काम होता है? खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड या अम्ल लिख सकते हैं। अब साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? साइट्रिक एसिड आपको अंगूर में पाया जाता है, अंगूर में,
नारंगी में, खट्टे फल में, यहाँ लिख देते हैं हम खट्टे फल में, नारंगी में, अंगूर में, खट्टे फल में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। इसका यूज होता है धातुओं की सफाई में, इसका यूज कहाँ होता है? धातुओं की सफाई में। तो देखिए एक बार समझिए क्या है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है? देखिए कहाँ होता है? खट्टे दूध, दही में। लैक्टिक एसिड पूछेगा कहाँ होता है, तो खट्टे दूध या दही में। इसका क्या काम होता है? लोशन या क्रीम बनाने में, लोशन या क्रीम बनाने में। सेकेंड देखिए कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल जब आप ठंडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसी बोतल में होते हैं, ठंडा के बोतल में होते हैं। आप कोई फार्मूला भी इनका याद रखना है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और पेयजल या सोडा वाटर में होते हैं। तीसरा है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल कहाँ होते हैं? इमली में। इनका यूज क्या होता है? बेकिंग सोडा की कड़वा कम करने में। जब केक बनता है, केक को कितने ज़्यादा फुलाया जाता है, तो फुलाने के लिए अधिक से अधिक उसमें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, और बेकिंग सोडा का यूज करने से वो कड़वा हो जाएगा। उस कड़वा को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है? टार्टरिक एसिड। चौथा देखिए बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल घास में पाया जाता है। वो क्या होता है? खाद्य सामग्री को क्या होता है? बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखता है। चौथा पचमा, सॉरी 3 लिख दिए, पचमा पॉइंट होगा। पचमा मतलब साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या? अंगूर में, नारंगी में, खट्टे फल में पाया जाता है। ये क्या करता है? धातुओं की सफाई में काम होता है, जैसे सोना चांदी, ये सब कुछ भी उसको सफाई में किसका यूज होता है? साइट्रिक एसिड का। चलिए कुछ और अन्य एसिड भी है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो जल्दी से इनका ले लीजिएगा आप लोग। चलिए चलिए नेक्स्ट ऑक्जेलिक एसिड। 5 हुआ था, 6 देखिए, 6 नंबर ऑक्जेलिक अम्ल या एसिड लिख सकते हैं। एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड जो आपका है ना, पालक, जानते होंगे, पालक में पाया जाता है, टमाटर के बीज में, टमाटर खाते हैं, उस टमाटर के बीज में पाया जाता है। अब इनका यूज क्या होता है? देखिए पहली यूज उसका है कपड़े पर रंग का धब्बा छुड़ाने में। पहला यूज उसका है कपड़े पर रंग का धब्बा छुड़ाने में। कपड़ा पर रंग का नहीं, जंग का, कपड़ा पर जंग का धब्बा छुड़ाने में, कपड़ा पर जो जंग लग जाता है ना, उनका। दूसरा काम इसका फोटोग्राफी में, दूसरा काम क्या होता है इनका? फोटोग्राफी में। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अधिक मात्रा में अगर आप पालक, टमाटर का बीज, टमाटर खाते हैं, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो तो आप सुनते होंगे कि किसी को पथरी हो जाता। अब पथरी क्यों होता है? देखिए अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो तो उस कंडीशन में अगर आप ऑक्जेलिक एसिड अधिक मात्रा में लीजिएगा तो आपको ऑक्जेलाइट, कैल्शियम ऑक्जेलाइट बनाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पथरी कहते हैं। तो व्यक्ति क्या कहता है? पथरी हो जाता है। तो देखिए अब कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम हमारे शरीर में अधिक होने पर ऑक्जेलिक अम्ल का मात्रा अधिक लेने पर पथरी हो जाता है। मतलब क्या समझे? कैल्शियम हमारे शरीर में अधिक होने पर, ऑक्जेलिक अम्ल का मात्रा अधिक लेने पर पथरी हो जाता है हमें। अब पथरी देखिए क्या होता है। अब कैल्शियम प्लस
ऑक्जेलिक एसिड, कैल्शियम हमारे बॉडी में है और ऑक्जेलिक एसिड हम लिए, जब दोनों मिल जब रिएक्शन आपस में करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसी कैल्शियम ऑक्जेलेट के पथरी कहा जाता है। इसी कैल्शियम ऑक्जेलेट को क्या कहा जाता है, पथरी। कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, जिसे हम क्या कहते हैं, पथरी। अब कहिए कौन सी कैल्शियम, तो हमारे शरीर में कहाँ कैल्शियम होता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, नाखून में। कैल्शियम कहाँ होता है, नाखून में होता है, बाल में होता है, हड्डी में होता है, और क्या होता है, रुधिर में होता है। रुधिर मतलब क्या, ब्लड। तो किसकी कैल्शियम ज़्यादा हो, तो ब्लड की, रुधिर में। अगर रुधिर की कैल्शियम की मात्रा अधिक हो, रुधिर के कैल्शियम की मात्रा अधिक हो, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है, नाखून में होता है, बाल में होता है, हड्डी में होता है, रुधिर। अगर रुधिर के कैल्शियम की मात्रा अधिक है बॉडी में, रुधिर में मतलब ब्लड में अधिक मात्रा में अगर आपके कैल्शियम है, तब अगर आप पालक अधिक और टमाटर अधिक खाते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बनेंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, पथरी। अब पथरी जो है हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होता है, पथरी कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले पथरी फेफड़ा में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, और पित्ताशय में हो सकता है। पित्ताशय में हो सकता है। तो देखिए पथरी कहाँ कहाँ होंगे, फेफड़ा में, किडनी में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, और पित्ताशय में होता है। तो क्या समझे ऑक्जेलिक एसिड के बारे में, एक चीज़ और समझ लीजिए ऑक्जेलिक एसिड के बारे में, यहाँ लिख देते हैं। ऑक्जेलिक एसिड के बारे में एक चीज़ कि ऑक्जेलिक एसिड का काम ब्लड बैंक में होता है, ब्लड बैंक में। अब ब्लड बैंक में क्या काम होता है, ब्लड बैंक में ऑक्जेलिक एसिड सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्जेलेट बनाता है। सोडियम से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम ऑक्जेलेट, जो क्या करता है, रुधिर को जमने से बचाता है। जो क्या करता है, रुधिर को जमने से बचाता है। रुधिर मतलब क्या समझे, ब्लड को, एक मिनट, रुधिर को जमने से बचाता है, से बचाता है, रुधिर को जमने से बचाता है। ब्लड बैंक में ऑक्जेलिक एसिड का कैसे यूज होता है, तो ब्लड बैंक में सोडियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है। और सोडियम ऑक्जेलेट में क्या होता है, ब्लड बैंक में जब ब्लड रखा जाता है तो बहुत अधिक समय तक रहता है उसमें, इसलिए इस ब्लड को क्या होता है, जमने से बचाता है। कौन, सोडियम ऑक्जेलेट। और सोडियम ऑक्जेलेट क्या है, ऑक्जेलिक एसिड से सोडियम रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, तो सोडियम ऑक्जेलेट। तो क्या समझे ऑक्जेलिक एसिड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छा से पढ़िएगा। ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड सबसे पहली बात किस में पाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, पालक और टमाटर के बीच में। दूसरी बात, कपड़ा पर जो जंग लगता है तो किस से छुड़ाया जाएगा, तो कपड़ा पर जंग लगेगा तो उसका धब्बा किससे छुड़ेगा, ऑक्जेलिक एसिड से। तीसरी बात, फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, ऑक्जेलिक एसिड का। उसके बाद हमारे बॉडी में जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो, तो कहाँ कैल्शियम के, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो, तो रुधिर में जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो उस समय में हम अधिक मात्रा में अगर ऑक्जेलिक एसिड लेंगे, ऑक्जेलिक एसिड मतलब क्या समझे, पालक और टमाटर खाएंगे तो उस समय में कैल्शियम क्या करेंगे, ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देगा, जिसे हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं, पथरी, कि हमें पथरी हो गया, तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। और पथरी कहाँ कहाँ होता है, तो पथरी आपको फेफड़ा में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, और पित्ताशय में हो सकता है, समझ गए। और कैल्शियम हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होंगे, तो नाखून में होंगे, बाल में होंगे, हड्डी में होंगे, रुधिर में होंगे। तो किसकी कैल्शियम ज़्यादा होना चाहिए, रुधिर की कैल्शियम होगा, उस कंडीशन में क्या होगा,
हमें पथरी होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट बनेंगे। और ऑक्जेलिक एसिड के एक काम और होता है, कहाँ, ब्लड बैंक में। अब ब्लड बैंक में क्या करते हो, तो ऑक्जेलिक एसिड क्या करते हैं, सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्जेलेट बनाता है, और सोडियम ऑक्जेलेट बनाता है जो ब्लड को क्या करता है, ब्लड बैंक में जमने से बचाता है। चलिए अब आगे हम, एक और बच गया मेरा, जगह यहाँ नहीं, अगला स्लाइड में लिखते, चलिए देखिए क्या, बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, या उसे कह सकते हैं आप इंग्लिश में बोरिक एसिड या अर्थोबोरिक, बोरिक, अर्थोबोरिक। इसका क्या यूज होता है, आंख की धुलाई में, आंख की धुलाई। आंख की धुलाई मतलब जानते हैं, आंख की धुलाई वाला दवा जो होता है, ड्रॉप जो होता है, उनमें इसका यूज होता है। चलिए अब हम इसमें देखेंगे, इस चार्ट में कुछ पदार्थ है और उस पदार्थ में पाए जाने वाले एसिड। इस साइड क्या है, पदार्थ है, और इस साइड कौन एसिड पाया जाता है, इसका नाम। जैसे देखिए सिरका, तो सिरका में कौन एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। तो सिरका में कौन एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। सेकेंड है, देखिए चींटी का डंक हो या नेटल का डंक हो, चींटी का डंक हो या नेटल का डंक हो, कौन एसिड पाया जाएगा, मेथोनोइक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल। नेक्स्ट है सेब या पका आम हो, सेब हो या पका आम हो, कौन पाया जाएगा, मौलिक अम्ल, मौलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। सेब या पका आम हो, कौन पाया जाएगा, मैलिक अम्ल। नेक्स्ट है चाय, चाय में कौन एसिड पाया जाता है, टैनिक एसिड, टैनिक, टैनिक। नेक्स्ट है मधुमक्खियों, बिच्छू और चींटी, कौन एसिड पाया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। चींटी का डंक में पूछा जाएगा तो डंक में क्या होगा, मेथोनोइक अम्ल होगा, समझ गए। चींटी का डंक में पूछा जाएगा मेथोनोइक अम्ल, लेकिन चींटी में कौन एसिड, तो फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट है मूत्र मतलब यूरिन, यूरिन में कौन एसिड पाया जाता है, यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड कह सकते हैं। गेहूँ, गेहूँ में क्या, गुलवेनिक अम्ल, गुलवेनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है बटर में कौन एसिड पाया जाता है, ब्यूटारिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल। नेक्स्ट है रक्त, रक्त में कौन एसिड पाया जाता है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। तो आंसू में कौन होता है, पाया जाता है सियालिक एसिड, आंसू में सियालिक एसिड। तो इसमें कौन एसिड पाया जाता है, सियालिक एसिड पाया जाता है, किसमें, आंसू में पाया जाता है। तो आज ये एसिड का चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़े थे, आज हम स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ें और कुछ अन्य एसिड सब के बारे में भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में और वीक बेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपका बेस क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात किए और उसके अतिरिक्त कुछ वीक एसिड की भी बात किए, और उसके अतिरिक्त कुछ पदार्थ में कौन एसिड पाया जाता है उनकी भी बात किए। तो एग्जाम में आपके इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है, समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द ही आएंगे, समझ गए। आप लोग इनको पढ़िए, अच्छी से पढ़िए, समझ गए। जहाँ कोई दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। हर संभव हमारा प्रयास रहेगा आपकी कमेंट का उत्तर देना, और हर संभव मेरा प्रयास रहेगा आपकी प्रॉब्लम दूर करने का। तो चलिए अब थैंक यू ऑफ ऑल यू, आपका दिन शुभ हो।